हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है संदीप मौर्य। स्वागत है आपका आपके ही चैनल लॉजिकल ब्रेन्स में। शुरू करते हैं आज की टॉपिक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, या फिर सिंपल सा रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको, या रेजिस्टेंस आप कंडक्टर भी बोलते हैं, जैसे आप चाहें। ठीक है, तो इससे पहले हमने पढ़ा था, इसके प्रीवियस वीडियो में ओम्स लॉ के बारे में समझा था। वहाँ पे क्या आया था, एक कांस्टेंट ओम्स लॉ V इक्वल टू, जब आई आर हमने सॉल्व किया था तो आर क्या था, एक कांस्टेंट था, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हमने बोल दिया था रेजिस्टेंस। ठीक है, इसको बोला था रेजिस्टेंस। तो बेसिकली इससे हम रेजिस्टेंस को समझते हैं कि रेजिस्टेंस है क्या। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस या फिर सिंपल सा रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। अब चूँकि नाम से ही समझ में आ रहा है, रेजिस्टेंस मीन्स रुकाव होता है, मतलब किसी चीज़ का विरोध करना। जैसे अब इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये बेसिकली करता है क्या है, इट अपोजेज और रजिस्ट। ये जो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस है ये क्या करता है, ये किसको रोकता है, ये चार्ज को रोकता है, चार्ज को फ्लो होने में। इट रजिस्ट और अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन समझ सकते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को क्या करता है, ये अपोज करता है। अगर हम इसको ऐसे समझें डेफिनेशन से, तो अगर हम डेफिनेशन समझें तो क्या समझते हैं, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है, इट अपोजेज और रजिस्ट। रजिस्ट करना या अपोज करना, रुकाव, प्रतिरोध करना। ठीक है, किसी चीज़ का प्रतिरोध करना, रोकना। तो बोल सकते हैं कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस क्या होता है, किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। वो कैसी प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है। जैसे मैं जा रहा हूँ, मुझे कोई रोक रहा है, ठीक है, तो वो ओनली रेजिस्टेंस हो गया। ठीक, तो वैसे ही जब चार्ज फ्लो करता है, जो चार्ज के फ्लो को या इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ठीक है, ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। हर एक कंडक्टर के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। सपोज हमने आयरन का कंडक्टर ले लिया, उसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, एल्यूमिनियम का कुछ और होगा, कॉपर का कुछ और होगा, आयरन का उसके बाद आपका गोल्ड का कुछ और होगा, सिल्वर का कुछ और होगा। हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। ठीक है, तो बेसिकली रेजिस्टेंस है क्या, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की ही प्रॉपर्टी है, और वो कैसी प्रॉपर्टी है, रजिस्ट करने की, रोकने की। किसको, इलेक्ट्रिक करंट को या इलेक्ट्रिक चार्ज को, जो उस कंडक्टर से फ्लो कर रहेंगे। सिंपल सी बात है। और हम इसको डीप में समझने के लिए वायर के अंदर एंट्री करते हैं। सपोज ये वायर है, ये है इलेक्ट्रिक वायर। ठीक है, अब होता क्या है, रेजिस्टेंस डेवलप कैसे होता है, ठीक, हम समझ सकते हैं। सपोज इस वायर के अंदर क्या है, ऐसे बहुत सारे एटम्स हैं। एटम्स के बाहर चूँकि हम जानते हैं मेटल पीस है, तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर बताया था आप लोग को कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स किस में मूव कर रहे होते हैं, या फ्री चार्ज कैरियर किस में होते हैं, कंडक्टर्स मतलब मेटल्स में। ठीक है, तो करते क्या है, जैसे ही हम इसको पोटेंशियल देते हैं, पोटेंशियल देंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव ना। इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, देखिए, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, नेगेटिव, ये रिपेल करेगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से आएंगे पॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। और करंट कैसे जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव मूव कर रहे हैं, और जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव। तो यहाँ समझना क्या, हमको यहाँ रेजिस्टेंस समझना है। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आगे आएगा, ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ आगे आएगा तो ये एटम से टकराएगा। ये क्या करेगा, एटम से टकराएगा। टकराने के कारण इसकी स्पीड थोड़ा कम हो जाएगी, मतलब ये रुक रहा है, ये रुकाव है रेजिस्टेंस। ये जो एटम्स है इस इलेक्ट्रॉन के लिए रुकाव का काम कर रहा है। फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करते करते आया, फिर सपोज इससे एटम से, ऐसे बहुत से एटम्स होगा ना, इससे टकरा गया, फिर इसकी स्पीड कम हो जाएगी। फिर आगे गया, कोई और एटम से मिलेगा, उससे टकरा जाएगा, फिर उसकी स्पीड कम हो जाएगी। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चलेगा, ना जाने कितनी बार एटम से टकराएगा। ठीक, तो टकराने के कारण जो डिले होता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो वो रुक गया, जो रुकाव हुआ, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या है, बेसिकली ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। सपोज इसमें जो एटम्स हैं इस टाइप से हैं,
कोई और मेटल पीस हो गया, उसमें रेजिस्टेंस कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ तो इलेक्ट्रॉन स्लोली फ्लो करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत रुक रुक के फ्लो करेगा। क्यों? जिसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होंगे उसमें टकराने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे, जिसमें नंबर ऑफ एटम कम होंगे उसमें जल्दी कम टकराने के चांसेस होंगे। तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या होता है? जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोक दे, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोक दे। तो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से ऐसे जा रहा था लेकिन इलेक्ट्रॉन मूव करता है, तभी तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अब जैसे इलेक्ट्रॉन मूव करा उसको एटम रोक दिया, फिर दूसरा एटम रोक दिया, फिर तीसरा एटम रोक दिया। रोकने की वजह से जो डिले हो रहा है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को, उसे क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है। और ये क्या प्रॉपर्टी है? कंडक्टिव प्रॉपर्टी। हर कंडक्टर का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या। इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जो क्या करता है, वो कैसी प्रॉपर्टी है? रजिस्ट करने का, रोकने का। किसको रोकने का? इलेक्ट्रिक करंट को। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कोई भी रजिस्ट करे, कोई भी रोके, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। सिंपल सी बात है। अब हम रेजिस्टेंस को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाई कैपिटल आर। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल आर से। और इसकी एस आई यूनिट क्या होती है? एस आई यूनिट। एस आई यूनिट को समझने के लिए हम ऐसे ओम्स लॉ में चलते हैं। वी इक्वल टू क्या था? आई आर। तो यहाँ से अगर हम आर निकालेंगे तो आर क्या हो जाएगा? वी बाई आई, वी बाई आई, ठीक है। और ये रिलेशन वी बाई आई, वी की वैल्यू क्या होती है, या वी का जो यूनिट होता है क्या होता है? वोल्ट, ठीक है, अपॉन करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर क्या होती है? एस आई यूनिट। किसकी? रेजिस्टेंस की। तो हम लिख सकते हैं द एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज वोल्ट पर एम्पियर। या फिर इस रिलेशन को किसने बताया था? ओम्स ने। तो इसलिए इसको बोलते हैं ओम्स, ठीक है, ओम। हम वोल्ट पर एम्पियर बोलें या ओम बोलें, और ओम को हम दिखाते हैं इस सिंबल से, ऐसे, ठीक है, ओम। तो बेसिकली हम ज़्यादा यूज इसी का करेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, या इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की जो यूनिट है, ये क्या होती है? ओम, ठीक है। एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज ओम। आप ये जानते रहिए इसको भी, पर हम इसका यूज करेंगे। क्लियर है बात? अच्छा, अब देखते हैं क्या ऐसे कोई फैक्टर्स हैं जो इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं, मतलब रेजिस्टेंस कब बढ़ेगा कब घटेगा, क्या क्या इसके पैरामीटर्स होंगे, किस पे ये डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस, इसको समझते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पर रेजिस्टेंस क्या करता है? डिपेंड करता है। मतलब रेजिस्टेंस घटता है, रेजिस्टेंस घटता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं? तो समझते हैं उसको, ठीक है, उसको समझते हैं। और ये जो R इक्वल टू वी बाई आई लिखा हमने, ये फार्मूला है किसका? रेजिस्टेंस का। इसको याद रखिएगा आप, ठीक है। मतलब ये क्या है? रेशियो है किसका? पोटेंशियल का और करंट का। अगर आपसे पूछ दे कि 1 ओम क्या होगा, तो हम बोलते हैं 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। सिंपल सा। इट इज़ द रेशियो ऑफ 1 ओम क्या है? इट इज़ द रेशियो ऑफ 1 वोल्ट टू द 1 एम्पियर करंट फ्लोइंग द कंडक्टर। सिंपल सा। तो हम समझते हैं कौन कौन सा पैरामीटर है जो इस रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। हमने लिखा है फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? तो जो सबसे पहला फैक्टर, जो सबसे फर्स्ट फैक्टर है, ये क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो रेजिस्टेंस है वो किस पे डिपेंड करता है? कंडक्टर के लेंथ पे, ठीक है। द रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है। कैसे? अब सपोज यहाँ पे हमने एक वायर लिया, ठीक है, जो 1 मीटर लंबा है, ऐसा समझते हैं, ठीक है। इसमें कुछ एटम्स भी होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी मूव कर रहे होंगे, ठीक है। अब जैसे हमने इसमें पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, वो एटम से टकराएंगे। अब ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन्स है, ये यहाँ पे पहुँचने के लिए कितने एटम से टकराएगा? कितने एटम्स टकराएगा? जितने एटम्स 1 मीटर तक मौजूद होंगे, 1 मीटर लेंथ तक मौजूद होंगे। अगर हम इसी को सपोज 2 मीटर कर दिए, फिर मैं पोटेंशियल दे रहा हूँ,
ये सब एटम्स हैं। तो जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट वाले इलेक्ट्रॉन के पास या यहाँ पहुँचने में कितने बार टकराएगा? 2 मीटर तक। मतलब कि अगर इसमें 10 सेकेंड लग रहा है, सेम पोटेंशियल है, तो यहाँ पे 20 सेकेंड लगेगा। मीन्स कि अगर हम लेंथ बढ़ा दिए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, क्योंकि पहले लेंथ कम था, रेजिस्टेंस मतलब कम था इसके पास। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पे आने में कम टाइम लेता था, लेकिन जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाया, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे आने में बहुत टाइम लगेगा। इसका मतलब कि अगर हम वायर को लंबा कर दें, लेंथ बढ़ाएं, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। इट मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? लेंथ के। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। हम जब लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ बात? जो हमारा सेकेंड फैक्टर्स है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? क्रॉस सेक्शन एरिया पे। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर क्या होता है? क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब, सपोज हमने एक वायर लिया ऐसे, ठीक है, इसका एरिया ए है। अब इस वायर जो लिया, ए एरिया के हमने वायर लिया, सेम कहानी, इसके भी एटम्स मूव करेंगे, इसके भी एटम्स तो फिक्स रहते हैं, इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और अगर इसका एरिया कम रहेगा तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने में कंजेस्टेड फील होगा। सपोज यहाँ पे इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन्स, सपोज यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब मूव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये सब हैं, इलेक्ट्रॉन मूव किया तो बार बार एटम से टकराते टकराते जाएगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा डेवलप होगा इसके पास। लेकिन अगर हम एरिया को बढ़ा दिए, लेंथ सेम रखा हमने लेंथ सेम रखा, अगर 1 मीटर के ये है, अब मटेरियल भी सेम रखा 1 मीटर के ये है। अब देखिए, अब हम इसको, अगर हम इसका एरिया बढ़ा देंगे तो एरिया बढ़ाने से एटम थोड़ी बढ़ जाएगा, एटम्स तो वही रहेगा, क्योंकि सेम लेंथ का, सेम कंडक्टर, मतलब सेम मेटल का कंडक्टर है, तो एटम्स उतने रहेंगे। लेकिन एटम्स की एरिया बढ़ा देने से एटम्स के बीच क्या होता है? डिस्टेंस बढ़ जाएगा। अब सपोज ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँचने वाला रहेगा, होगा क्या? ये कम एटम से टकराएगा। ये क्या करेगा? कम एटम से टकराएगा। कम एटम से टकराने के कारण इसका डिले टाइम कम हो जाएगा और ये जल्दी बहुत फास्ट मूव करेगा इन कंपेयर टू दिस। समझे बात? इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, एक रोड है, इस रोड पे बहुत ज़्यादा लोग खड़े हैं और हमको इस रोड से जाना है, तो मैं जाऊंगा तो बार बार टकराऊंगा इससे, ठीक है। लेकिन अगर इसी रोड को, जो ये रोड पतला है, इसी रोड को मैं चौड़ा कर दूं, ऐसे बहुत चौड़ाई कर दूं इसका रोड का, और इतने ही लोग, जितने लोग अभी भी थे इतने ही लोग हैं, तो मैं आराम से निकल जाऊंगा बीच से। क्यों? क्योंकि अब ये इसका एरिया बढ़ गया तो लोगों की डेंसिटी क्या हुई? कम हो गई। लेकिन एरिया कम था तो लोगों की डेंसिटी ज़्यादा था। बात समझे? तो मतलब कि अगर हम एरिया बढ़ा देते हैं किसी भी कंडक्टर का तो रेजिस्टेंस कम होता है। यहाँ हमको जाने में तकलीफ हो रहा था, मान लीजिए हम हैं, हमको हमारा करंट है या चार्ज है, अब यहाँ पे इतने लोग खड़े थे, हमको जाने में बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने एरिया बढ़ाया तो आराम से मैं निकल गया। मीन्स एरिया बढ़ाने पे क्या होता है? रेजिस्टेंस, जो रुकाव होता है वो कम हो जाता है। देखो यहाँ से आराम चला गया मैं, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, ठीक है। एरिया में बढ़ाऊंगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। देखो कम हुआ कि नहीं? कम हुआ कि नहीं रेजिस्टेंस दोनों केस में। लेकिन एरिया को मैं कम कर दिया, कंजेस्टेड कर दिया, तो रेजिस्टेंस, रुकाव बढ़ जाएगा। देखो दोनों केस में रुकाव बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके? एरिया के। आप इसको लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। आप इसे लिखें अपने कॉपी में, रेजिस्टेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इसको भी आप कॉपी में लिखेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्लियर है बात? ये आप बात लिखेंगे कॉपी में, ठीक है। तो हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर डिपेंड है। पहला हो गया लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस, जितना बड़ा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड कर रहा है कैसा है? इन्वर्सली। अगर एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, अगर एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। बहुत सिंपल है, सादा, ठीक है। अब मेरा जो थर्ड पॉइंट है या थर्ड जो फैक्टर है किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। वो कैसे बढ़ेगा इसका मैकेनिज्म क्लास 12th में है, आपके लिए नहीं है, इसलिए आप ऐसा समझिए केवल यहाँ पे कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होता है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। टेम्परेचर घटाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा।
ठीक है। अगर आप लोग का इसका मैकेनिज्म समझना है कि कैसे रेजिस्टेंस बढ़ाने से, कैसे टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है या टेम्परेचर कम करने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो कमेंट में लिखिए, हम आपको बताएंगे। तो हमने लिखा कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा, सिंपल सा। और जो फोर्थ फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द मटेरियल। हमने बताया भी था कि हर एक मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। आयरन का मटेरियल होगा या आयरन का कंडक्टर होगा, उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। कॉपर का होगा, उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। एल्यूमिनियम का होगा, रेजिस्टेंस अलग होगा। गोल्ड का होगा, सिल्वर का होगा। मतलब हर एक मेटल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। हम जिस भी मेटल का कंडक्टर बनाएंगे उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। तो रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल या नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल या फिर कंडक्टर। तो जिस भी मेटल का कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये रेजिस्टेंस ख़त्म होता है। हमारे सिलेबस में इतना ही है। अब जो नेक्स्ट फैक्टर आता है उसका नाम है रजिस्टिविटी। क्या नाम उसका? रजिस्टिविटी। या फिर उससे पहले हम एक छोटा सा रिजल्ट देख सकते हैं। एक रिजल्ट है, सिंपल सा एक रिजल्ट है। रिजल्ट क्या है? हमने देखा था कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, देखिए हमने पहले देखा था कि जो हमारा रेजिस्टेंस है, देखिए हमने फैक्टर में देखा था पहला फैक्टर कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, इक्वेशन सेकंड लेते हैं, तो इससे हम कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। क्या निकाल सकते हैं? देखिए मैथमेटिकली कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है फ्रॉम एबव रिजल्ट, जो हमने एबव रिजल्ट देखा, फ्रॉम एबव रिजल्ट जो रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, एंड रेजिस्टेंस जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के, इक्वेशन सेकंड मान लिया। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से देखें तो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा L इंटू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया के। इन दोनों को हम मर्ज कर दें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए L के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पर एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल टू L बाई A, मल्टीप्लाई करूँगा वहाँ से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब हम अभी पीछे देखते हैं कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आके ऐड हो जाता है इक्वल के बाद, तो R इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा रो L बाई A। हमने प्रोपोर्शनलिटी हटा के जब इक्वलिटी लगाया तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ गया, इसको बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं इसको? रो, RHO, रहो, रहो हम लोग इसको बोलते हैं रो, ठीक है। तो अब ये रो क्या है? बेसिकली यही रो क्या है, एक अलग टर्म्स जनरेट होता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये जो रो है, रो इज अ कांस्टेंट। अब ये कैसा कांस्टेंट है? तो रो इज नोन एज, देन रो इज नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को बोलते हैं रजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको? रजिस्टिविटी, ठीक है। तो रो क्या है? बेसिकली रजिस्टिविटी है, रजिस्टिविटी, या इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आप जानते रहिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से पूछ सकता है एग्जाम में, और रजिस्टिविटी के भी नाम से पूछ सकता है। अब ये क्या होता है इसको जानते हैं, लेकिन इससे पहले हमने भी एक बार फिर से रिवाइज करवाया जाए तो हमने क्या पढ़ा था? रेजिस्टेंस पढ़ा था। रेजिस्टेंस बेसिकली होता क्या है? अगर हम रेजिस्टेंस को रिवाइज करते हैं, ये क्या होता है? ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर होता है जो रजिस्ट करता है किसको? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, ठीक है। और हमने इसका एसआई यूनिट देखा था, क्या था इसका एसआई यूनिट? क्या था? ओम, ठीक है। इसका फार्मूला क्या था? R=V/I। कुछ फैक्टर थे, कैसे? लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, और जो है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर के, और नेचर ऑफ द मटेरियल पे, जैसा मटेरियल का नेचर होगा उस पर डिपेंड करेगा। और इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमने उसके लेंथ और एरिया के रिलेशन से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकाला। कैसा रिजल्ट था कि जो हमने इसको सॉल्व किया तो हमें मिला कि जो R होता है वो रो L बाई A होता है, और ये रो क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, या इसको बोलते हैं रजिस्टिविटी। तो ये भी रिजल्ट याद रखिए, ये रिजल्ट न्यूमेरिकल में बहुत यूज होता है।
ये जो रिजल्ट है ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होते हैं। ठीक, मैं न्यूमेरिकल का एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अलग से, उसमें आप समझेंगे कि हम कैसे इसका यूज करेंगे। तो सारे रिजल्ट को याद रखिएगा। ये रो क्या है, इसको इस सिंबल बोलते हैं रो, इस रो को बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी। अब जानते हैं कि रजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, देखिए समझते हैं रजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। हमने लिखा है कि इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। जो रजिस्टिविटी है क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है साइज और शेप पे, मतलब ये साइज या शेप पे डिपेंड नहीं। जैसे रजिस्टेंस क्या था, शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा था। हम लेंथ बढ़ा रहे थे तो रजिस्टेंस बढ़ रहा था, एरिया बढ़ा रहे थे तो रजिस्टेंस कम हो रहा था। लेकिन रजिस्टिविटी क्या है, ये साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता, ये इंडिपेंडेंट है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। कैसी, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड शेप ऑफ द कंडक्टर। ये कंडक्टर की इंटरनल प्रॉपर्टी है, कंडक्टर के साथ की प्रॉपर्टी है, जो डिपेंड नहीं करता है कंडक्टर का साइज क्या है या उसका शेप क्या है। हर एक मेटल का भी रजिस्टिविटी अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन हम अगर एरिया बढ़ा दें, साइज बढ़ा दें तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होता। हमेशा याद रखिएगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक समुद्र है। ठीक है, यहाँ पे या चलो अभी मान लेते हैं कि मानने के लिए मान लीजिए समुद्र है, समुद्र में ना पानी भर दिया। ठीक है, हमने क्या किया, इस समुद्र से एक गिलास पानी निकाल लिया। ध्यान समझिए कंसेप्ट को, समुद्र से एक गिलास पानी निकाल लिया। अब हमने केमिकली इसको देखा या इसको लैब में ले चेक किया, जितने इंग्रेडिएंट इसमें थे उतने इंग्रेडिएंट इसमें भी तो होंगे। सपोज हमने ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने एक चीनी पानी घोल के एक शरबत बनाया, एक भगोने में बना दिया, मतलब भगोने में हमने शरबत बना दिया और हमने एक गिलास शरबत निकाल लिया। तो क्या इसका मिठास और इसका मिठास अलग अलग हो जाएगा क्या? नहीं ना, जितना मीठा जितना ये रहेगा उतना मीठा ये भी रहेगा। सेम कहानी है, जिसका जितना स्वाद इसका रहेगा उतना स्वाद यही रहेगा। तो बेसिकली यही है रजिस्टिविटी। जो ये स्वाद है इसकी, ये क्या है, रजिस्टिविटी है। ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है किसका, शरबत का। वैसे ही अगर कोई वायर है, ठीक है, ये वायर कितना लंबा है कितना छोटा है, इसका एरिया क्या है, इसका लेंथ क्या है, इस पे डिपेंड नहीं करता। ये शरबत एक भगोना या एक कंडाल है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि कितना मीठा है, वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। तो वैसे ही जो रजिस्टिविटी होती है ये कंडक्टर की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है। ये डिपेंड नहीं करता उसका साइज क्या है, एरिया क्या है। बात समझ में आया? तो रजिस्टिविटी क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, जो क्या करता है, डिपेंड नहीं करता कि किसी भी कंडक्टर का साइज क्या है या शेप क्या है। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करें मैथमेटिकली तो ऐसा समझ सकते हैं कि हम एक वायर लेते हैं। अगर इसको मैथमेटिकली डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली, एक वायर लेते हैं जिसका लेंथ है 1 मीटर। एक वायर लेते हैं जिसका लेंथ है 1 मीटर और इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है 1 मीटर स्क्वायर। ठीक, एक वायर है जिसका लेंथ है 1 मीटर और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। तो हम चेक करते हैं इसकी रजिस्टिविटी क्या होगा। ठीक है, हम जानते हैं रेजिस्टेंस R इक्वल टू रो L बाई ए। पिछला रिजल्ट हम देखे थे। तो हमने लेंथ क्या रखा 1, एरिया क्या रखा 1, रो यहाँ पे है ही, R इक्वल टू, तो रजिस्टेंस इक्वल आ गया रजिस्टिविटी के। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि रजिस्टिविटी क्या है, ये रजिस्टिविटी एक ऐसे वायर का रजिस्टेंस है। रजिस्टिविटी क्या है, मैथमेटिकली बता रहा हूँ। ठीक है, रजिस्टिविटी क्या है, एक ऐसे वायर का रजिस्टेंस है। ठीक है, जिसका जो लेंथ है वो 1 मीटर है और जिसका जो एरिया है वो 1 मीटर स्क्वायर है। 1 क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। ये एरिया क्या है, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि रजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज a wire or conductor having length 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। तो ये रजिस्टिविटी क्या है, ये उस वायर का रेजिस्टेंस है जिसका लेंथ 1 मीटर है या 1 मीटर स्क्वायर है। इसको मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और इसको डिफिनेशन वाइज ऐसे बोलते हैं, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर
जो इंडिपेंडेंट है किस पे, साइज और शेप पे डिपेंड नहीं करता। ये कंडक्टर ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, मतलब इसके साथ ही, जैसे शरबत का मिठास किस पे डिपेंड करता है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट है, वैसे कंडक्टर का लेंथ और एरिया कुछ भी हो उसका रेजिस्टिविटी फिक्स्ड होता है, रेजिस्टिविटी कभी चेंज नहीं होता, या वो लेंथ पे डिपेंड नहीं करता और शेप साइज पे डिपेंड नहीं करता। अगर हम मैथमेटिकली इसका डेफिनेशन लिखें कि रेजिस्टिविटी क्या होता है, तो एक डेफिनेशन और आता है रेजिस्टिविटी का, समझिएगा कि रेजिस्टिविटी है क्या। लिखा द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस ही है, लेकिन कैसा रेजिस्टेंस, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर दैट ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। इसका मतलब हम किसी भी मेटल का एक वायर लें जिसका लेंथ 1 मीटर हो, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उसका जितना भी रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टिविटी है। सिंपल सी बात कि जो रेजिस्टिविटी है ये रेजिस्टेंस है। कैसा रेजिस्टेंस, जो एक वायर या कंडक्टर ऑफर कर रहा है जिसका लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है। तो हम डेफिनेशन मैथमेटिकली ये लिख सकते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। बहुत लोग इसको डिफाइन करने के लिए क्यूब का सहारा लेते हैं कि ये क्यूब है, ठीक है, जिसका जो शेप साइज है वो 1 मीटर ही है। एक क्यूब लिया हमने 1 मीटर डायमेंशन का, और जिसके परपेंडिकुलर अगर करंट फ्लो करता है तो जो उस करंट फ्लो करने का जो रेजिस्टेंस उस मटेरियल को होता है वही क्या होता है, रेजिस्टिविटी। तो ऐसे थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत होता है, इसलिए हमने क्या किया, एक सिंपल लिया कि एक वायर लिया जिसका लेंथ 1 मीटर है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो एक वायर जिसका लेंथ 1 मीटर है, क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, वो जितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है वही क्या होती है, रेजिस्टिविटी, रो। बहुत सिंपल है, ठीक है। हम जानते हैं रेजिस्टिविटी कैसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय रो। क्या बोलते हैं इसको, रो। रेजिस्टिविटी डिनोट की जाती है रो से, और रो इक्वल टू क्या होता है, रो इक्वल टू देखिए हम जानते हैं आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो यहाँ से हम रो निकाल सकते हैं, रो इक्वल टू होता है आर ए बाई एल हो जाएगा, आर ए बाई एल, ठीक है। तो रो का फार्मूला क्या होता है मैथमेटिकली, आर ए बाई एल। तो रो को मतलब रेजिस्टिविटी को हम रो से दिखाते हैं, और रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू होता है आर ए बाई एल। अब यहाँ से इसकी हम एस आई यूनिट भी निकाल सकते हैं, एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी मीन्स रो। रो की एस आई यूनिट क्या होती है, देखते हैं यहाँ से, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ की यूनिट मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर, क्या हो गया, ओम मीटर, ठीक है। तो द एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये क्या है, रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, ओम मीटर। इसको हम ऐसे दिखाते हैं डैश करके, ओम मीटर या ओम मीटर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा क्या, रेजिस्टिविटी क्या होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है किसकी, कंडक्टर्स की, ठीक है, जो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता, शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। और या फिर मैथमेटिकली हमने देखा कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ वायर हैविंग लेंथ 1 मीटर, क्रॉस सेक्शन या 1 मीटर स्क्वायर, सिंपल सा। अब जैसे रेजिस्टेंस को डिपेंड करने कुछ फैक्टर थे, वैसे रेजिस्टिविटी का भी डिपेंड करने कुछ फैक्टर। जैसे रेजिस्टिविटी क्या होती है, साइज पे और शेप पे डिपेंड नहीं करती, तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करती है, कोई फैक्टर ऐसा है जो रेजिस्टिविटी को भी चेंज कर सकता है, तो हाँ बिल्कुल है, समझते हैं उसको। तो समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड करता है। हम जानते हैं रेजिस्टिविटी, ध्यान रखिएगा, रेजिस्टिविटी साइज, शेप मीन्स लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। साइज शेप पे डिपेंड नहीं करता कौन, रेजिस्टिविटी। एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी, इंटरनल प्रॉपर्टी किसकी, कंडक्टर की। कंडक्टर बड़ा है, छोटा है, मोटा है, पतला, इससे कोई मतलब नहीं है, रेजिस्टिविटी इस पर डिपेंड नहीं करता। रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे करता है, फर्स्ट इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेजिस्टिविटी भी बढ़ता है, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर,
रजिस्टिविटी डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। और सेकेंड किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल्स पे, नेचर ऑफ द मटेरियल। हमने बताया कि हर एक मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, और रेजिस्टेंस ही 1 मीटर का कैलकुलेट किया जाए तो वही क्या होता है, रजिस्टिविटी। तो हर एक मेटल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है, इसका मतलब रजिस्टिविटी भी अलग अलग होती है। क्या है कि रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल। वो जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, आयरन का है, कॉपर का है, सिल्वर का है, गोल्ड का है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है रजिस्टिविटी। क्लियर हुआ बात। अब एक हम चार्ट से समझते हैं कि किसकी रजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी, एलॉय की रजिस्टिविटी, सेमी कंडक्टर की रजिस्टिविटी या इंसुलेटर की रजिस्टिविटी क्या क्या होती है, इसको एक चार्ट से समझते हैं। देखिए हमने एक चार्ट बनाया है, यह कैटेगरी है सब्सटेंस मटेरियल रजिस्टिविटी। कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स में बेसिकली क्या आते हैं, मेटल्स आते हैं। देखिए यहाँ पे सिल्वर कंडक्टिव रजिस्टिविटी कितनी दी है, 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ओम मीटर रजिस्टिविटी की यूनिट है, ठीक है। और देखिए कॉपर का है 1.69। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे रजिस्टिविटी बढ़ रही है, रजिस्टिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। हम देखा सबसे कम रजिस्टिविटी किसका था, सिल्वर का, उसके बाद कॉपर का, उससे ज़्यादा एल्युमिनियम का, टंगस्टन का, निकिल, आयरन, क्रोमियम, मरकरी, ठीक है, मैग्नीज। मतलब हर एक का जो कंडक्टिव रजिस्टिविटी है वो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। सबसे कम रजिस्टिविटी किसका है, सिल्वर का। सिल्वर का रजिस्टिविटी कम होने का मतलब सिल्वर का रेजिस्टेंस भी कम है। जिसका रेजिस्टेंस कम होता है वो गुड कंडक्टर होता है, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपके यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि सर जब सिल्वर का रेजिस्टिविटी कम होता है या रेजिस्टेंस कम होता है तो हम क्यों नहीं इसका वायर बनाते हैं। तो बेटा इसका अगर वायर हम बनाएंगे तो बहुत महंगा, बहुत कॉस्टली हो जाएगा। हम वायर तो गोल्ड का भी बना सकते हैं, पर आप सोचिए अगर गोल्ड का वायर लगाना रहे पूरे घर में तो कितने खर्चा हो जाएंगे। इसलिए हम लोग बेसिकली कॉपर या एल्युमिनियम का यूज़ करते हैं। हम लोग जो घरों में जो लगता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो कॉपर लगता है, और बड़े बड़े आप लोग देखें ट्रांसमिशन टावर जो होता है, बड़े बड़े टावर जो होते हैं उसमें एल्युमिनियम का लगा होता है, ठीक है। तो कंडक्टर का जो रजिस्टिविटी होता है वो धीरे धीरे ऐसे बढ़ता है, कैसे, सिल्वर कॉपर इस टाइप से बढ़ता है। और एलॉय की बात करते हैं। एलॉय बेसिकली क्या होता है, ये दो या दो से ज़्यादा कंडक्टर्स का या फिर मेटल्स का मिक्सचर होता है। जैसे कि ये क्या है, यहाँ पे देखिए कंडक्शन है, यहाँ पे देखिए मैग्नीन है, इसमें क्या होता है, कॉपर, मैग्नीशियम और निकिल का मिक्सचर है। देखिए नाइक्रोम है, निकिल, क्रोमियम, मैग्नीशियम, आयरन का मिक्सचर है। तो बेसिकली एलॉय क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा, ठीक है, मेटल्स के मिक्सचर्स होते हैं। देखिए इनकी रजिस्टिविटी कंडक्टर के मुकाबले ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ये भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, जो एलॉय होते हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन इनकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। आप लोग देखे होंगे कि जो जिसके रजिस्टिविटी, ये जितने भी नाइक्रोम होते हैं, ठीक है, टंगस्टन होते हैं, नाइक्रोम का वायर हीटर बनाने के लिए यूज होता है, और बल्ब में भी नाइक्रोम का वायर, टंगस्टन का वायर लगा होता है। क्यों, उनकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए। अब रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है। बेसिकली हम आगे देखेंगे कि हीट प्रोड्यूस क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। बस ये जानते रहिए कि एलॉय बेसिकली कहाँ यूज होते हैं, हीटिंग डिवाइस में। इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, गीजर हो गया, ठीक है, टोस्टर हो गया, इसमें यूज होता है एलॉय का। उसके बाद आते हैं सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर्स में जर्मेनियम सिलिकॉन आया है, जिसकी रजिस्टिविटी देखिए और ज़्यादा हो गया। और उसके बाद आते हैं ग्लास, उसके बाद आते हैं इंसुलेटर्स। इंसुलेटर मतलब जिसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही ना करे, जैसे ग्लास है, पेपर है, डायमंड है, हार्ड रबर है, ठीक है, इबोनाइट, कुछ मतलब इतने ये जो सारे इंसुलेटर्स हैं ये सब क्या, इसकी रजिस्टिविटी देखिए प्लस में है, 10⁻−10 से ले 10⁻10 से लेकर के 10⁻14 तक है, 10⁻15 10⁻17 तक है। देख रहे बात, पॉजिटिव है ओम मीटर। इसका मतलब कि इंसुलेटर्स जो होते हैं वो हाईली रजिस्टिव होते हैं, इनकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो जितने भी इंसुलेटर, जैसे लकड़ी हुआ, प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, डायमंड हुआ, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता, क्योंकि जिसकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, मतलब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो करंट का अपोज करेगा, करंट फ्लो ही नहीं करेगा। तो हमने सीखा यहाँ पे कंडक्टर की रजिस्टिविटी क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। कंडक्टर रजिस्टिविटी कम होती है, एलॉय की थोड़ा ज़्यादा होती है, और सेमी कंडक्टर थोड़ा और ज़्यादा होती है, और इंसुलेटर की तो बहुत ही ज़्यादा होती है। समझे बात को। तो हमने यहाँ कुछ चीज़ें सीखा। आप क्या करेंगे, वीडियोज़ को रिवाइंड करेंगे, बार बार चीज़ों को डीप में समझेंगे, अच्छे से देखेंगे। जो लगे आपको ये पॉइंट नोट करना चाहिए, मैं उस समय मैं पॉइंट बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, आप उस पॉइंट को भी नोट करिएगा। जैसे हमने बोला कि
हीटिंग इफेक्ट में या हीटिंग डिवाइस में किसका यूज़ करते हैं, एलॉयज़ का। तो ये सब पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अच्छे से इन सब पॉइंट को समझिए, लिखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है।